आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब इवेलुएशन के लिहाज से है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें अपनी मेमोरीज को, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कैसे बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को छोटी छोटी सिमिलर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ग्रुपिंग करते हुए डिफरेंट जॉब टाइटल्स बनाते हैं, डिफरेंट जॉब पोजीशंस या डिफरेंट डेजिग्नेशन बनाती है। और फिर उनके लिए किस टाइप का इंडिविजुअल चाहिए उसके लिए एक एलिजिबल क्राइटेरिया डिसाइड करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी इसी चीज़ पे बेस्ड है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरियात या अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए जब प्लान कर रही होती है ह्यूमन रिसोर्स को, तो उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहा जाता है। अब प्लानिंग इसमें अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बेस पे समझें विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, तो दो तरह की प्लानिंग हो सकती है कि कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए चाहिए। और जब हम कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड की बात करेंगे टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, तो उसमें फिर मज़ीद चीज़ें जो आएंगी वो एक तो ये होगी कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए। सपोज 3000 चाहिए, उनमें से फिर ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि कितने करंटली हमारे पास हैं जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं, और कितने हमें मज़ीद चाहिए होंगे। करंटली वर्किंग ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस कितने उनको मज़ीद चाहिए होंगे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे। ये दोनों मिल के बताएंगे कि टोटल रिक्वायरमेंट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज की वो कितनी है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं या टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल ड्यूटीज़ हैं, प्लस उनमें अभी एग्जिस्टिंग कितने हैं जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और कितनी हमें मज़ीद चाहिए, और उनकी कैपेबिलिटीज़ या स्किल्स नॉलेज एबिलिटीज़ एंड अदर एडिशनल स्किल्स उनके अंदर क्या होनी चाहिए। एक तो ये प्लानिंग हो गई। दूसरी प्लानिंग ये कि एक तो नंबर ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, प्लस जो उनका स्किल पोर्टफोलियो है, जो उनकी एबिलिटीज़ होंगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम कहते हैं, या किसी ड्यूटीज़ एंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो मैचिंग स्किल्स और एबिलिटीज़ एक एम्प्लॉय में रिक्वायर्ड होंगी, वो क्या होंगी। ह्यूमन रिसोर्स के नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड प्लस वैरायटी ऑफ स्किल पोर्टफोलियो, वैरायटी ऑफ स्किल एंड जो आपकी एबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की, ये दो तरह की आ जाती हैं प्लानिंग के। टोटल कितने इंडिविजुअल्स चाहिए और उन इंडिविजुअल्स की कैपेसिटीज़ या कैपेबिलिटीज़ या स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है क्या। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स दैट इट हैज़, किस चीज़ को इंश्योर करती है ऑर्गेनाइजेशन, दैट इट हैज़ द राइट नंबर एंड काइंड्स ऑफ पीपल। राइट नंबर का मतलब यह है कि कितने इंडिविजुअल्स या कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और काइंड्स ऑफ पीपल का मतलब ये है कि उनकी उन ह्यूमन रिसोर्स की कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स क्या होनी चाहिए। फिर ये कि एट द राइट प्लेस, कि जो इंडिविजुअल आप हायर कर रहे हैं या करेंगे उनकी कैपेसिटीज़, उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ उन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करने के लिए मैचिंग होनी चाहिए जिसके लिए आपने किसी को हायर करना है। फिर एट द राइट टाइम, इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ज़रूरत होगी एम्प्लॉयज़ की, आप उस वक्त अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे। तो राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम। उसके बाद केपेबल ऑफ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीटिंग दोज टास्क दैट विल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जो प्लानिंग बनाती है या जो प्लान करती है उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स का या ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मोर देन 1 ईयर
ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको, जो कि इंडिविजुअल्स एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव कर सकने की सलाहियत रखते हों, ऑर्गेनाइजेशन उसको प्लान कर रही होती है। और एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली मैंने ऑलरेडी बताया था कि इफ़ेक्टिव तब कहते हैं जब क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस एक एम्प्लॉय वो वाली दे रहा हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन उससे एक्सपेक्ट करती है। और एफिशिएंसी का मतलब है कि मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज को इंश्योर करते हुए एम्प्लॉय अपने टास्क को कंप्लीट करे। अब रिसोर्सेज में जो रॉ मटेरियल हो गया वो आ जाता है, और टाइम भी उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो टाइम, गिवन टाइम के अंदर अंदर या उससे भी पहले अगर एम्प्लॉय परफॉर्म करता है तो वो एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी उसकी। और कम से कम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउटपुट दे रहा है तो वो भी एफिशिएंसी आएगी उसकी। लेकिन अगर वो जो क्वालिटी या स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग अगर परफॉर्मेंस दे तो वो इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस होगी। और इन्हीं चीज़ों को, इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लान करती है कि उनको किस टाइम पे, किस प्लेस पे या किस डेजिग्नेशन पे कितने लोग चाहिए और उनकी स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए। इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब इसको लिंक करना होता है ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रेटजी के साथ। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग को या लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जो प्लान बनाया जाता है उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। और उसमें हमें पता होता है कि हमने सपोज अगर 5% सेल्स या 10% सेल्स हमने 2 साल में इंक्रीज करनी है, 5 ईयर्स में हमने 10% सेल्स इंक्रीज करनी है, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्लानिंग फॉर कि हमने कितने सेल्स एग्जेक्टिव्स को हायर करना है, कितने एडवर्टाइजिंग मीडिया के लिए या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर हमें मज़ीद कितने लोग चाहिए होंगे ताकि हम इंटेंसिव मार्केटिंग कर सकें। इसी तरीके से सप्लाई चेन के अंदर हमें कौन कौन से मज़ीद लोग ऐड करने चाहिए। अब डिफरेंट 3 तरह की जो मैंने एग्जांपल्स दी कि सेल्स एग्जेक्टिव हो गए जो कि डायरेक्टली कस्टमर्स के साथ इन टच हैं, इंटरेक्ट कर रहे होंगे, प्लस जो सप्लाई चेन में जो मटेरियल, जो फिनिश्ड या फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर रहे होंगे, वो आउटलेट है, वो कोई ब्रांच है, वो कोई भी डिस्प्ले है उस प्रोडक्ट का, वहाँ तक डिलीवर करना। फिर जो बेच रहे होंगे डायरेक्टली जो कस्टमर के साथ इन टच हैं, फिर जो प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन प्रोडक्ट को। तो तीनों तरह के डिपार्टमेंट्स में जो कैपेसिटीज़ या जो कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स हैं एम्प्लॉयज़ की वो डिफरेंट होंगी। अब तीनों डिपार्टमेंट्स में कितने कितने लोग चाहिए, एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है, जो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने का प्लान है, उसकी बेस पे समझ आएगी कि हमें मंथली कितने लोग चाहिए, या इस पूरे 2 सालों की जो हमारा टारगेट है 10% सेल्स इंक्रीज करने का, उसमें हमें कितने टोटल मज़ीद लोगों को हायर करना पड़ेगा, और क्या क्या कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ होंगी और स्किल्स होंगी उनके अंदर। तो ये हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इनलाइन कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ। जितने लोग आपने जितनी सेल्स आपने बढ़ानी है उसके अकॉर्डिंग आप फिर प्लान करते हैं कि कम से कम इतने दिनों में या वीकली या मंथली बेसिस पे हमारी इतने आउटपुट या जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। तो उनके लिए फिर आप देखते हैं कि करंटली जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो अभी मैक्सिमम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ठीक है, अगर टोटल एवरेज इनकी 1 मंथ में ये इतना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ इतना अगर आउटपुट दे रहे हैं तो मज़ीद हम कितने अगर हायर करें तो उनसे एवरेज आउटपुट कितना मिलेगा। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगी कि क्या उतने यूनिट प्रोड्यूस हो सकेंगे 1 मंथ में जितना कि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करने का सोच रहे हैं। और इसी तरीके से कस्टमर तक डिलीवर करना है, अगर तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर कोई पहले 1 व्हीकल था तो अब एक मज़ीद ट्रक या कोई भी जो भी जिस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट को एंड यूज़र तक या फाइनल कस्टमर तक प्रोडक्ट को डिलीवर करेगी, उसके लिए कितनी और कौन से व्हीकल हमें चाहिए होंगे, और उनके लिए फिर कितने ड्राइवर्स और कितने लोडर्स
या कितना उसमें स्टाफ हमें रिक्वायर्ड होगा। तो अगेन ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी के साथ या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी की बेस पे यू आर प्लानिंग फॉर योर ह्यूमन रिसोर्स। तो इसी को कहते हैं लिंकिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी टू ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और इसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इंटरनल एनालिसिस कर रही होती है अबाउट दी वर्कर्स स्किल्स, कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं, उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ और स्किल्स हैं जो कि वो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज करते हुए आपके जो जो आपने उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की हैं वो उनको परफॉर्म कर रहे हैं। ये इंटरनल एनालिसिस कहलाता है, जिसमें क्या इंक्लूडेड होता है, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्कर्स एंड द स्किल्स दे करंटली पोजेसेस। अभी जो उनका स्किल पोर्टफोलियो और अभी जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की डिटेल्स या उन सब की इंफॉर्मेशन होती है। अब ये इंफॉर्मेशन या पोर्टफोलियो या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए देयर मस्ट बी सम सॉफ्टवेयर जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है ताकि उसका उसको ट्रैक करना इजी हो सके। इसमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कर सकती है। उनमें एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको HRIS बेस्ड ऑन दी एब्रीविएशन कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ये कि ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन का पूरा एक सिस्टम बनाने वाला एक सॉफ्टवेयर। तो ये क्या करता है, जनरेट करता है इफेक्टिव और डिटेल्ड ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री रिपोर्ट। इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर अब जो डिटेल्स आएंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, उसमें एक लंबी लिस्ट है जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन हर एम्प्लॉय के बारे में अपने पास एक रिकॉर्ड बना के रखती है ताकि वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता हो। और उसमें मेन रीज़न होगी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग। और प्लानिंग के आस्पेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट तरीकों से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यूज़ की जा सकती है बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन। अब इस इन्वेंट्री रिपोर्ट में या इस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर हर एम्प्लॉय का नाम होगा। जैसे बिम्स की एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे हर एम्प्लॉय का, हर फैकल्टी मेंबर और हर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है उसका अलग से एक फाइल बनी होती है जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन, उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, उसकी परफॉर्मेंस अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं वो, उसका फीडबैक, उसकी कोई कंप्लेंट है, अगर कोई वार्निंग दी गई है तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन और इस टाइप की चीज़ें उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसी तरीके से हर कंपनी अपने हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखती है जिनमें उसका नाम, उस एम्प्लॉय की, हर एक एम्प्लॉय का नाम, हर एक एम्प्लॉय की एजुकेशन, हर एम्प्लॉय ने कौन कौन सी ट्रेनिंग ले रखी है वो हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होगी, इसी हिसाब से उसके नाम के आगे एजुकेशन फिर ट्रेनिंग वाली सेक्शन या सेल के अंदर उसने कौन सी ट्रेनिंग्स ली हुई हैं उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा। फिर उसका प्रायर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड कि वो पहले कहाँ कहाँ कौन से स्केल पे कौन कौन सी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जॉब्स को परफॉर्म करता रहा, प्लस उसकी क्या पेमेंट रिकॉर्ड उसका क्या था। उसके साथ साथ उसकी करंट पोजीशन के अभी इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कौन सी डेजिग्नेशन पे है, प्लस उसकी परफॉर्मेंस रेटिंग की, उसकी ओवरऑल जैसे CSRs होती हैं, ACRs होती हैं, एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं एम्प्लॉयज़ की, उनकी फीडबैक, परफॉर्मेंस फीडबैक के हवाले से, तो उसका एक रिकॉर्ड पूरा रखा होता है। तो ये जब एक पूरा रिकॉर्ड हर एम्प्लॉय का होगा तो समझ आ जाती है कि ठीक है, एक कंसिस्टेंटली एक गुड परफॉर्मर है या एक बैड परफॉर्मर है। तो फिर उसकी बेस पे इन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स की या उस एम्प्लॉय की प्लानिंग की जा सकती है कि इसको आपने फलां काम असाइन करना है या कि नहीं करना। इसी तरीके से उसका सैलरी लेवल कि वो कितना चार्ज कर रहा है अभी ऑर्गेनाइजेशन से, प्लस लैंग्वेजेस स्पोकन, कौन कौन सी लैंग्वेजेस उसको आती हैं। और इस लैंग्वेजेस का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी जगह पे सपोज एक बैंक ने कोई अपनी नई ब्रांच ओपन करनी है तो वो अपनी सीनियर एम्प्लॉय को अगर उस एरिया में भेजता है तो उस एरिया की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैंक में लैंग्वेज की बेस पे
या एजुकेशन की बेस पे लोग नहीं आते हैं। वहाँ पे पैसा एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि लोगों को वहाँ पे लेके आता है और एक ही कैटेगरी में उनको रखता है। तो अगर उन लोगों की लैंग्वेज ही समझ नहीं आएगी तो वहाँ का मैनेजर फिर कैसे उनको समझ सकेगा कि उनकी क्या ज़रूरियात है और उनको कैसे अपनी बात समझा सकेगा। इसलिए कौन कौन सी लैंग्वेजेस उसको आती हैं, एम्प्लॉय को ये रिकॉर्ड भी ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन रखती है। प्लस उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ क्या हैं, वो क्या कुछ कर सकने की सलाहियत रखता है। प्लस उसकी स्पेशलाइज्ड स्किल्स क्या हैं, कौन सा काम वो अरसे से कर रहा है, कितना टाइम पीरियड उसने क्या काम किया, उससे भी समहाउ आइडिया हो जाता है कि उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, किन चीज़ों में उसको एक चुटकी बनाने की देर है और वो काम कर सकेगा, उस लेवल तक की परफॉर्मेंस दे सकेगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन उससे डिमांड करती है। अब ये जो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन रखा गया था, इसका फ़ायदा क्या होता है? ये यूज़फुल होती है इन डिटर्मिनिंग व्हाट स्किल्स आर करंटली अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा, सपोज बिम्स ने अगर कोई नई डिग्री या किसी एक डिग्री में नई स्पेशलाइजेशन अगर ऑफर करनी हो, तो अगर बिम्स के पास ये रिकॉर्ड होगा तभी उसको पता होगा कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितने हैं और हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट में स्पेशलाइज्ड लोग कितने हैं, और इसी तरीके से जो भी आपकी स्पेशलाइजेशंस हैं, तो उसकी बेस पे अ, जो बिम्स है दैट कैन इजीली डिसाइड कि कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर करनी है। इसी तरीके से अगर बिजनेस कोई भी अपना कोई न्यू प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहा है, तो उस प्रोडक्ट के लिए क्या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के पास वो एबिलिटीज़ हैं कि उन्हीं एम्प्लॉयज़ को नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंड ओवर की जाएं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट और उसके कल्चर से काफ़ी वाकिफ़ होते हैं। इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज़ को नया काम देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी होता है, क्योंकि उनकी कैपेसिटीज एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, उनकी कैपेबिलिटीज़ के हवाले से। इसलिए फिर ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि इंटरनल लोगों को ही नया काम सौंपा जाए या असाइन किया जाए। तो इसमें जब एक इन्वेंट्री रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्ड होगा हर एम्प्लॉय का, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन इजीली देख सकती है कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ के पास और कौन सी स्पेशलाइज स्किल्स हैं। इसका मतलब ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही वाली स्किल्स मौजूद हैं। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट को इससे इस काम के लिए भी इजीली यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा ये क्या करती है कि एक गाइड के तौर पे काम आती है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें वो देख रही होती है कि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशनल सर्चेज हैं या कोई अगर किसी भी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में कोई चेंज लाना हो, कोई स्ट्रेटेजी अगर चेंज करनी हो, पहले वाली स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म प्लान के लिए जो प्लान लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए जो प्लानिंग अगर अभी इम्प्लीमेंट की जा रही है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को एक दो महीनों में अगर लगता है कि जितना एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए, जितनी इंक्रीज हमारी सेल्स के अंदर होनी चाहिए, उतना अगर इंक्रीज नहीं आ पा रहा, दैट मीन्स कि वी मस्ट चेंज अवर प्लान नाउ, जो कि लॉन्ग टर्म प्लान है। तो उसमें जब चेंजेस लाएंगे तो हो सकता है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को फिर न्यू मेंबर्स को या न्यू एम्प्लॉयज़ को जो कि पहले काम कर रहे हैं उनकी बजाय कोई और एम्प्लॉय जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ही एम्प्लॉयज़ हैं उनको नया प्रोजेक्ट असाइन करना पड़े या सेल्स इंक्रीज करने का जिम्मा उनको हैंड ओवर करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटाबेस या ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की बेस पे या इन्वेंट्री रिपोर्ट की बेस पे इजीली डिसाइड कर सकती है कि किसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, फिर उस एम्प्लॉय को वो काम असाइन कर देती है। इसी तरीके से इन्वेंट्री रिपोर्ट या ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इट हैज़ अ वैल्यू इन अदर एचआरएम एक्टिविटीज़। और इन एक्टिविटीज़ में क्या है कि किस एम्प्लॉय को कौन सी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देनी है, कौन सी स्किल के ऊपर और कौन सी नई स्किल ऐड करनी है, कौन सी स्किल्स पे बेसिक ट्रेनिंग देनी है उसको, कौन सी स्किल्स पे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है। प्लस ये कि कौन सा एम्प्लॉय जो है उसके उसको प्रमोट किया जा सकता है टू दी हायर डेजिग्नेशन। वो भी ऑब्वियसली जब रिकॉर्ड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली चेक आउट कि कौन सा एम्प्लॉय बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसका टेन्योर या वर्किंग एक्सपीरियंस उसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है और उसकी स्पेशलाइज्ड स्किल उस जॉब से मैचिंग है जो कि
हम उसको असाइन करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रमोशन। इसी तरीके से ट्रांसफर्स अगर करनी है अगेन, कि किस एरिया में ट्रांसफ़र करनी है, उस एरिया में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी और कौन कौन सी लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होंगी। तो ये ह्यूमन रिसोर्स की जो इन्वेंटरी रिपोर्ट है, इसकी बेस पे ऑर्गेनाइजेशन इजीली डिसाइड कर सकती है, बजाय इसके कि हर दफ़ा जब भी प्रमोशन करनी हो या ट्रांसफ़र करनी हो किसी एम्प्लॉय की, किसी जगह पे एम्प्लॉय की ज़रूरत हो, अगर जैसे जब बैंक कोई नया आउटलेट खोलता है तो वो अपने जो इनके ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, ये उनको उस न्यू एरिया में रीजनल मैनेजर या बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर बना के भेजते हैं, कि वो उसका एक्सपीरियंस और उसकी स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो नए एरिया में अपने बिजनेस को डेवलप कर सके, नए लोगों को वहाँ पे अकाउंट जो है वो उनके ओपन करवा सके, उनको कन्विंस कर सके, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को लीड करने की या सुपरवाइज करने की सलाहियत रखता हो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके बैंक्स में अकाउंट खुलवाएं और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी लें और उनके यहाँ अपने फिक्स और करंट डिपॉजिट्स जो हैं वो करवाएं। तो ये अगर तो ऐसा हो कि हर दफ़ा प्रमोशन करनी है या कहीं पे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए किसी को अगर ट्रांसफ़र करना हो, तो फिर हर हर काम के लिए ऑर्गेनाइजेशन नए सिरे से फिर वही ज़ीरो से काम स्टार्ट करेगी कि कौन सा इंडिविजुअल है, क्या स्किल्स हैं उसके अंदर, कौन सी उसको स्किल्स चाहिए या कौन सी स्पेशलाइज्ड स्किल्स हैं, किसको कहाँ पे कौन सी लैंग्वेजेस उसको आती हैं, किसको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो हर दफ़ा प्रमोशन के लिए एक दफ़ा वो ये काम करे, फिर ट्रांसफ़र अगर ज़रूरत पेश आती फिर ये काम करे, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत पेश आती तो फिर से ये सारा काम करे। इस चीज़ से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर लगता है कि वो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक इन्वेंटरी रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखे, और फिर एक ही हार्डली जो कुछ दिन लगने हैं या हफ्ते लगने हैं पूरी रिसर्च या ये डाटा मेंटेन करने में, वो फ्यू आवर्स के अंदर इजीली आइडेंटिफाई करेगी कि किस इंडिविजुअल को हमने प्रमोट करना है, किसको ट्रांसफ़र करना है, किसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देनी है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड उनके पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होगा। इसके अलावा ये रिकॉर्ड क्या करता है, क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर आइडेंटिफाइंग करंट और फ्यूचर थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू सक्सेसफुली मीट इट्स गोल्स। कि अगर तो उनको लगता हो कि फ़लाँ फ़लाँ इंडिविजुअल्स हैं, फ़लाँ फ़लाँ उनकी स्किल्स हैं, उनका फीडबैक या उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही हैं मुस्तकिल, तो जब रिकॉर्ड होगा तो इजीली ऑर्गेनाइजेशन को पता होगा कि हाँ जी, इस इंडिविजुअल को अभी हमने किक आउट करना है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी जगह से हमें इस स्किल वाले इंडिविजुअल मज़ीद चाहिए होंगे, और उनकी हम उनको न्यू इंडिविजुअल्स को उन स्किल्स वाले न्यू इंडिविजुअल्स को हम उन जॉब ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हायर कर सकते हैं। तो ये इजीली ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है कि कौन सी स्किल्स थ्रेटफुल हैं फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, कि जिनके होने की वजह से वो या वो उतना लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं या वो काम कर नहीं पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो उन ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर है कि अच्छे और टैलेंट इंडिविजुअल्स के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, और वो ताकि न्यू जो हायर होंगे उनकी कैपेसिटीज़ उनकी कैपेबिलिटीज़ मैच कर रही होंगी ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो टाइमली ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर पाएगी। इसी तरीके से ये क्या करता है कि ट्रेनिंग किसको रिक्वायर्ड है और कौन से लेवल की ट्रेनिंग, ये भी इन्वेंटरी रिकॉर्ड से इजीली देखा जा सकता है। इसी तरीके से प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट्स, प्रोडक्टिविटी आउटपुट या परफॉर्मेंस को ही कहते हैं कि किसका परफॉर्मेंस क्या रहा, सारा रिकॉर्ड उसके अंदर होता है, और उसमें फिर परफॉर्मेंस में किसी की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आई या कि नहीं आई, अगेन उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा। तो कौन इम्प्रूव कर रहा है कौन नहीं इम्प्रूव कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली आइडेंटिफाई फ्रॉम दैट रिकॉर्ड। इसके अलावा सक्सेशन प्लानिंग का मतलब ये है कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ होती है, कोई एम्प्लॉय अगर प्रमोट होता है, कोई एम्प्लॉय ट्रांसफ़र होता है, तो अगेन ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय वाली डेजिग्नेशन या जॉब जो है वो या पोजीशन जो है वो फ्री हो जाएगी, वो वेकेंट हो जाएगी। तो उसके लिए अब उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं लोअर पोजीशंस पे,
उनमें से कौन सा इंडिविजुअल हम प्रमोट कर सकते हैं टू द हायर डेजिग्नेशन, जो कि अभी अभी किसी की ट्रांसफ़र या प्रमोशन की वजह से वेकेंट हुई है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है, या जिसको ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। अगेन इट हैज़ द सेम थिंग के इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है जी, ये इसका फ़ायदा क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम का। इट इज़ डिज़ाइन टू क्विकली फुलफिल द एचआर एंड इंफॉर्मेशनल नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऊपर जो हमने HRIS पढ़ा उसमें भी समहाउ यही चीज़ें थी। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयज़ की के का जो डाटा है वो मेंटेन किया जाता है इन अ सेंट्रल और एक्सेसिबल लोकेशन। अगेन द सेम थिंग HRIS के अंदर भी यही चीज़ हो रही थी। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि डाटा कैन बी रिट्रीव्ड और यूज्ड टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग डिसीजंस। अगेन वो भी प्लानिंग डिसीजन के लिए ही ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट कर रहा था। अब इसमें किसी भी इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड अगर ट्रैक करना हो तो वो भी इजीली फॉर एनी पर्पस वो किया जा सकता है। तो HRIS जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें भी यही चीज़ हो रही थी। अब इसके अंदर और क्या चीज़ आती है कि ये दिस इंफॉर्मेशन कैन हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन गेन अ कम्पेटिटिव एडवांटेज। अगेन के जैसे ही कोई सीट वेकेंट होती है, कोई पोजीशन वेकेंट होती है, तो उसके लिए नया कौन सा बंदा उस पोजीशन पे हायर या प्रमोट या ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो कंपेटिटिव एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से अचीव करती है कि टाइमली रिप्लेसमेंट वो कर लेती है, या टाइमली वो प्रमोट या ट्रांसफ़र कर लेती है अपने एम्प्लॉयज़ को इन केस ऑफ जब भी वो कोई भी डेज़िग्नेशन, कोई भी जॉब पोज़ीशन जैसे ही वैकेंट होती है, वो अपनी इस ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड की बेस पे इसमें से वो बेस्ट वन या उस पोज़ीशन के लिए जो सूटेबल पर्सन होता है उसको वो वाली पोज़ीशन पे हायर कर देती है या प्रमोट कर देती है, ट्रांसफ़र कर देती है। इसका मकसद ये होता है कि ऑर्गेनाइज़ेशन की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो ऑर्गेनाइज़ेशन की वर्किंग है वो ना रुके। क्योंकि जैसे ही वर्किंग रुकेगी रुकेगी तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो अपने प्लान्स बनाए हुए हैं कि 1 साल में हम ये करेंगे या 1 साल से ज़्यादा अरसे में हम ये करेंगे, वो प्लान उनका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि एक्चुअली फिर उस टाइम पीरियड में जब तक सीट वेकेंट रहेगी, कोई बंदा वहाँ पे हायर नहीं होगा, तो वो काम रुका रहेगा और उस काम की वजह से फिर कई काम आगे जो हो रहे होंगे, वो रुके रहेंगे। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का एक की इंफॉर्मेशन का एक प्रॉपर रिकॉर्ड कायम रखती है। तो इसमें तरीका वही होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है जिसमें अगेन इंफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स होती है फॉर फर्दर या फ्यूचर प्लानिंग। और इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन का जो एक सिस्टम है वो भी डेवलप की करती है ऑर्गेनाइजेशन, और उसका पर्पस भी अगेन सेम होता है कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रैक करते हुए एफिशिएंट डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन ले सके।